हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर अब हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन। और मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है उसे किसी भी कंडीशन में मिस आउट मत करना, बिकॉज दिस गिव्स यू अ चांस टू मेक परसेप्शन, टू मेक विजुअलाइजेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इसलिए कभी भी इंट्रो लेक्चर किसी भी चैप्टर का मिस करना नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके बेसिक आइडिया वाली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, तो यहाँ पे ना चीजें बहुत ही डेली लाइफ से उठा के ली हुई हैं, ठीक है। अब जरा इसको अपन ना पहले बुलेट पॉइंट वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर सर? इन आवर डेली लाइफ वी नो दैट अ यूटेंसिल, कोई भी बर्तन, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द फायर, बर्नर पे चढ़ा हुआ है, तो जब उसको आप टच कर लोगे ना विथ हैंड्स इट अपीयर्स हॉट। ऑब्वियस ही बात है भाई, ठीक है। दूध उबल रहा था, दूध उबल रहा है तो जो उसका वो जो पूरा पतीला है वो पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। अगर तुम उसको आके छू लोगे तो फिर क्या होगा भाई साहब? हाथ में गर्मी आएगी ना, ठीक है, हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी नो दैट यूटेंसिल प्लेस्ड ऑन फायर व्हेन टच्ड विथ हैंड्स अपीयर्स टू बी हॉट। ये बात बिल्कुल सटीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको देख करके भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्या होता है? अ पीस ऑफ आइस टेकन इन हैंड अपीयर्स टू बी कोल्ड, ठीक है। तो मतलब एक समय जब हमने छुआ एक बर्तन को तो वहां पे गर्माहट आ गई हाथ में, ठीक है। गर्माहट भी नहीं भाई, गर्माहट तो काफी नॉर्मल सा टर्म लग रहा है, ठीक है। जो हाथ का हाल होता है ना ऐसे गरम गरम बर्तन को छू करके, उसके लिए गर्माहट तो बहुत ही नाजुक शब्द है। तो यहाँ पे क्या होता है? हाँ, तो एक बार गर्मी आ गई हाथ में, जल गया हाथ तुम्हारा। एक बार क्या हो रहा है, जब अपन एक आइस के पीस को हाथ में ले लिया तब उसमें हाथ जल नहीं रहा है, हाथ एकदम ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो जहां पर वो आइस का पीस रखा हुआ है वहां पे जो अपना स्किन है वो बहुत ठंडा पड़ जाता है। तो अ पीस ऑफ आइस टेकन इन हैंड अपीयर्स टू बी कूल, ये बात भी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, उसके बाद अगर स्टीम इज पास्ड इन वाटर देन द वाटर बिकम्स वार्म, ठीक है। अगर आप पानी में स्टीम पास कर दोगे ना तो वो जो पानी है ना वो गर्म हो जाएगा हल्का सा, इट बिकम्स वार्म, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल क्या है? व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज केप्ट इन फायर द अदर एंड ऑफ इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इसका जो पूरा फंडा है वो जरा देखते हुए चलना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ना एक बर्नर है और यहाँ से वो ठंडी के मौसम में नहीं होता है क्या, हर चौराहे पे क्या होता है कि लकड़ी वकड़ी जला करके, है ना, फिर यहाँ पे क्या है कि लोग हाथ सेकते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या फ्लेम्स निकल रही हैं, है ना। अब क्या है कि अच्छा, मैं उस आग में ना हाथ देने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक रॉड है अपने पास, ठीक है, और इस रॉड को ऐसे आपने ऐसे रखा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जैसे उसको हम बड़ा बनाते थोड़ा सा, ये रॉड था, इस रॉड को आपने ऐसे करके रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तो अब धीरे धीरे होगी, ठीक है। और फिर आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, आपने इसको ऐसे यहां से पकड़ के रखा हुआ है। कैसे पकड़ाएं इसको अपन? तो ये आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ये आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जब ये आग आएगी ना तो ये जो गर्माहट है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। कुछ समय के बाद फिर आपको समझ में आता है, फिर अपना हाथ जो आप ऐसे झटक लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हीट है ना वो धीरे धीरे करके ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेटल रॉड टू अनदर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल रॉड। ये वाली बात समझ में आ गई? हाथ बड़ा अजीब सा बन गया था इसमें, ठीक है। तुम बना लो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज केप्ट इन फायर द अदर एंड ऑफ
of it becomes hot after some time. सटीक बात है सर. तो when one end of the metal rod is kept in fire, the other end of it becomes hot after some time. सही बात, ठीक है. अब आता है फंडा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द अबव फैक्ट्स. ठीक है, इन सारे अबव फैक्ट्स के पीछे का बेसिक कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज अबव फैक्ट्स. ठीक है, तो अपन इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले ये जो अपने पास 4 बुलेट पॉइंट्स में 4 एग्जाम्पल दे करके रखे हैं, मैं पहले चाहूंगा कि इन 4 एग्जाम्पल्स का आप तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, आगे आपको ये वाली बात समझ में, यस सर ये वाली बात समझ में आ गई है. इन 4 एग्जाम्पल्स का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे सवाल कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है. ठीक है, एक मेटल रॉड का एक हिस्सा पहले आग में अपन ने डाल के रखा हुआ है, तो धीरे धीरे वो जो मेटल रॉड है ना उसमें हीट ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि हीट कंडक्ट हो जाती है थ्रू द मेटल रॉड, और जहां पे तुमने इसको पकड़ के रखा है वहां तक जैसे हीट पहुंचेगी तुम उसको छोड़ दोगे. बोलो हाँ कि ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसेशन ऑफ गर्माहट, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है, सेंसेशन ऑफ कूलनेस, सेंसेशन ऑफ कोल्ड भी अपने को फील होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इस वाले केस में हाथ में गर्माहट लगी, उसके बाद हाथ में ठंडी लग गई. ठीक है, उसके बाद स्टीम जब पास करवाया पानी से तो पानी गर्म हो गया, उसके बाद मेटल रॉड में हीट का जो कंडक्शन हो गया. तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले फोरमोस्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी हैव टू नो अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, किसी भी मैटर की जो रिलेटेड थर्मल प्रॉपर्टीज है हमें उसके बारे में जानकारियां उससे पहले होनी चाहिए. ठीक है, तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया. तो व्हाट इज द कॉज of the above facts? The answer lies to know the thermal properties of matter. ठीक है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और इनके अलावा भी जो बहुत सारे फिनोमेना होते हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. द आंसर लाइज टू नो the thermal properties of the matter which involves the study of heat and temperature. ठीक है, तो जब आप thermal properties of matter की बात करेंगे ना तो this will involve the study of heat and temperature. ठीक है, कई लोग के दिमाग में तो heat और temperature जो है ना वो अलग अलग है ही नहीं. कई लोग तो समझते हैं कि heat और temperature एक ही तो बात है. सर बेटा वो फीलिंग बहुत पास पास की है. ठीक है, heat को समझने वाली फीलिंग, temperature को समझने वाली फीलिंग, दोनों फीलिंग बहुत पास पास की है, लेकिन they are absolutely different quantities. ठीक है, heat एनर्जी है, यूनिट इसकी जूल्स होती है. टेम्परेचर एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन्स होती है या फिर पर डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, फ़ारेनहाइट्स में भी करते हैं मेजर. तो इन दिस चैप्टर we shall learn what heat and temperature are and how they are measured and to learn the various processes by which the heat flows from one body to another body. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा दिमाग जो है ना वो 2-3 चीज़ों के आसपास ही मंडराएगा. ठीक है, कहाँ पे, पहली बात तो हम पूरा स्टडी करेंगे व्हाट इज हीट. ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज टेम्परेचर. तो हीट की बात कर ली, उसके बाद फिर अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज टेम्परेचर. उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अपन बात करेंगे अबाउट फ्लो ऑफ हीट. ठीक है, या फ्लो ऑफ हीट या फिर आप इसको प्यार से ट्रांसफर ऑफ हीट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो या तो आप इसको फ्लो ऑफ हीट कह दीजिए या तो फिर आप इसको ट्रांसफर ऑफ हीट कह दीजिए. आगे आपको बात समझ में, यस सर, तो या तो फ्लो ऑफ हीट बोला जाएगा या तो ट्रांसफर ऑफ हीट बोला जाएगा. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हमको बहुत ज़्यादा प्राइम फोकस करने की ज़रूरत है. तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न व्हाट हीट एंड टेम्परेचर आर. पहली बात तो ये, उसके बाद कैसे आप उसको मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स की बात करेंगे. एंड टू लर्न द वेरियस प्रोसेसेस बाय विच द हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इसका मतलब हीट का फ्लो कैसे होता है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस. ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. क्या आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा जो है वो एकदम जानदार शानदार तरह से अपने दिमाग में क्लियर आउट हो चुका है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जब हीट की बात करेंगे, ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिकली हीट. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ठीक है, हीट बेसिकली क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ये वाली बात समझ में आ रही है? एकदम फीलिंग के साथ चिपक के डेफिनेशन आती हुई. सर बिल्कुल सही बात है, गर्माहट फील होती है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ठीक है, ठंडी के मौसम में ऐसा तो आप हर चौराहों पे ऐसा नज़ारा ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाता है कि ऐसे क्या 3-4 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा लोग हैं, बीच में ऐसे क्या आग जल रही है, उसके बाद सब आसपास बैठ गए हैं ऐसे कुछ शॉल लपेट करके ऐसे ऐसे करे आ रहे हैं कि अरे भाई बहुत ठंडी आ गई भाई साहब आजकल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दिस बेसिकली प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. तो हीट ये हो गया. ठीक है, हीट का एन यूनिट क्या हो जाएगा फिर इसके बाद, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सर जूल्स. हीट की यूनिट क्या हो जाएगी सर, जूल्स हो जाएगी. एनर्जी का ही फॉर्म था ना. ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
we know that every body is made up of a large number of tiny particles. ठीक है, हर बॉडी जो है ना, this is made up of large number of tiny particles called as molecules. ठीक है, depending on the nature of substance and its temperature, the molecules may possess three kinds of motion. ठीक है, तो depending on nature of substance क्या और temperature क्या है, बॉडी के पास तीन मॉलिक्यूल्स के पास, स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स के पास जो है ना, वो तीन तरह के मोशन जो है वो कायदे से हो सकते हैं. पहला होगा ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, लीनियर मोशन से आप इसको रिलेट करेंगे. बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक लीनियर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे. दूसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, मतलब वाइब्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऑसिलेशन है बट विथ अ हाई फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो इस बात को आप कहीं नोट कर लें अच्छे से कि वाइब्रेशन मे बी कॉल्ड एज, वाइब्रेशन को आप बिल्कुल बोल सकते हैं मे बी कॉल्ड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन. ठीक है, ऑसिलेशन ही है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो वाइब्रेशन कैन बी कन्वीनियंटली कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन. ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा क्लियर हो चुका है. तो वाइब्रेशन कैन बी कन्वीनियंटली कॉल्ड एज ऑसिलेशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के मोशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, मॉलिक्यूल्स लीनियरली मूव कर रहे होंगे. फिर होता है वाइब्रेशनल मोशन, मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑसिलेशन हो रहा है बट विद अ वेरी 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 हाई फ्रीक्वेंसी. और तीसरा होता है रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो किसी भी फिक्स, अच्छा रोटेशनल मोशन पर तो एक बेस पूरा अपना चैप्टर ही था जिसको हम पढ़ के रख चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर एडेड है वो. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, हीट की प्रॉपर डेफिनेशन और तीन तरह के मोशंस का इंट्रोडक्शन. अब अपन आगे बढ़ करके इन तीनों मोशंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद हम जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर. देखिए, इफ समथिंग इज थर्मली एक्सपैंडिंग, इसका मतलब वहां पर हीट का इन्वॉल्वमेंट है भाई साहब. ठीक है, तो हीट को पढ़ना पहले जरूरी था. हीट को और डेप्थ में समझने के लिए हमें इन तीन तरह के मोशंस पर फोकस करना पड़ेगा. एक बार जब हीट का फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर थर्मल एक्सपेंशन पर चलना काफी आसान लगता है. ठीक है, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं. जल्दी करिएगा प्लीज. चलें ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का आगे बढ़े. ओके सर, डन 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 डन. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तीन तरह के मोशंस की अपने को बात करनी पड़ेगी. एक होगा ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होगा वाइब्रेशनल मोशन और तीसरा फिर होने वाला है क्या सर? रोटेशनल मोशन. ठीक है, चलिए आपको आगे लेकर के आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेशनल मोशन इज दैट मोशन इन विच मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये एक ऐसा मोशन होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, यहां तक का फंडा क्लियर. सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया. अब बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की. तो वाइब्रेशनल मोशन के बारे में मैं आप लोग को बकायदा बता चुका था कि वाइब्रेशन में क्या होता है ना, कि है तो वो ऑसिलेशन ही बट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन. ठीक है, बॉडीज ऑसिलेट तो कर रही होती हैं लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही होती हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है? वाइब्रेशनल मोशन दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जब भी आप बात करते हैं ना अबाउट ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन की जब आप बात करेंगे तो आपको ये टर्म जरूर यूज करना पड़ता है. क्या है वो टर्म? टू एंड फ्रो. ठीक है, ऑसिलेशन मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, ऑसिलेशन मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, जैसे कि सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका पेंडुलम के सहारे से दिया जाता है. यहां माने, जरा बात को माने, ये मान लेते हैं अपने पास एक पेंडुलम बॉब है. ठीक है, ये माना अपन ने एक, ये अपने पास पेंडुलम था, ये अपने पास पेंडुलम बॉब है, और जैसे ना इसको अपन ने यहां से छोड़ा, ये रहेगी इसकी ट्रैजेक्टरी. ठीक है, समवॉट लाइक दिस ओनली, ये रहेगी इसकी ट्रैजेक्टरी और फिर घूम करके ये जो पेंडुलम बॉब है वो आ जाएगा यहाँ तक. बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है. यहाँ तक ये आ जाएगा और उसके बाद में फिर सर ये रहेगा ये. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का. तो अब यहाँ पर इवेंचुअली क्या होता है ना कि अब आप अगर आप इसका ये बीच वाला पोजीशन देखेंगे तो इसे कहा जाता है मीन पोजीशन. ठीक है, और इसे कहा जाता है राइट एक्सट्रीम पोजीशन और इसे कहा जाता है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? सर बकायदा समझ में आ गई. ठीक है, अब ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? जो लिखा है ना टू एंड फ्रो, इस टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर कि पहले जो ये वाली बॉडी है ना, ये मीन पोजीशन को अप्रोच करेगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद यही वाली बॉडी
इस मीन पोजीशन को अप्रोच करेगी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसे कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन से आप इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्यों? जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये कोई सर्कुलर रिंग तो सच में एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो ये एक सर्कुलर पाथ है, तो उसको मैंने बना दिया है ब्रोकन लाइन से, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इफ अ पार्टिकल इज अंडर अ सर्कुलर मोशन, मान लेते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज अंडर अ सर्कुलर मोशन, तो लेट्स सपोज यहाँ से फिर ये पार्टिकल जो है ना वो चलना शुरू कर रहा है, तो इवेंचुअली इसका पूरा पाथ कैसा होने वाला है? सर यहाँ से जाएगा ठीक है, ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, बोलो हाँ कि ना? यस सर। और उसके बाद क्या होता है ना कि ये लगातार ऐसा ही मूव करता रहेगा, ऐसा ही मूव करता रहेगा, ऐसा ही मूव करता रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है ना, ये है इसकी मीन पोजीशन। मान लेते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है इसको अपन नाम देते हैं एज द मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब अगर ये मीन पोजीशन है तो अब होता क्या है पार्टिकल के साथ, ये बॉडी के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, कि ये जाएगा ऐसे ही। तो ये हर बार मीन पोजीशन को कहाँ से अप्रोच कर रहा है? राइट वाले साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये जो पार्टिकल या ये जो बॉडी या जो मॉलिक्यूल है ना, ये हमेशा अपने मीन पोजीशन को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम अ सिंपल सिंगल साइड, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो लेकिन उसको अगर आप कंपेयर करोगे इससे, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो मीन पोजीशन को पहले राइट से अप्रोच करा, फिर निकल गया, फिर लेफ्ट से अप्रोच करा, फिर निकल गया, फिर राइट से अप्रोच करा, फिर निकल गया, फिर लेफ्ट से अप्रोच करा, फिर निकल गया। तो ये होता है अपने पास टू एंड फ्रो मोशन, और इसे कहा जाता है नॉर्मल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना कि इसे कहा जाएगा नॉर्मल इसे कहा जाएगा सर नॉर्मल सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ये जो अपने पास ऑसिलेशन हो रहा है ना, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, देखो एक बार ऐसे अप्रोच करा, फिर एक बार ऐसे अप्रोच करा, तो ये अपने पास हो गया एक साइकिल कंप्लीट इसका पूरा, ठीक है, या एक ऑसिलेशन इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होता है कि अगर ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसे मूव करेगा ना, इसका मतलब क्या है कि ये ऑसिलेशन तो है बट एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है, ठीक है, और इसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को वाइब्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि द ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, और तुम भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, उसके बाद तो फिर अपन को एक्सपेंशन पे आना है, ठीक है। द ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, द ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। द ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इस शानदार सी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। क्या इतना पूरा फंडा क्लियर है? चलें फिर आगे बढ़ जाएं। ओके सर, डन 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 डन। तो ये वाला पूरा फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा इसको निपटाया जाए और फिर अब आपको लेके चलते हैं इसके आगे। तो क्या लिखा हुआ है? वाइब्रेशनल मोशन दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन दैट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। ये जो वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है जानदार शानदार तरह से? यस सर, बिल्कुल डन डनाडन डन क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब रोटेशनल मोशन दैट इज रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है। ट्रांसलेशन इज ऑल डन फॉर यू, वाइब्रेशनल मोशन इज ऑल डन फॉर यू। उसके बाद बात किसकी होती है सर? रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि रोटेशन जो हो रहा है ना अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हो रहा है। जरा ध्यान देंगे, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस से मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक बॉडी है कोई सी, ठीक है, एक ऐसे रैंडम शेप की अपन एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा। अब अपन बनाते हैं इसका रोटेशनल एक्सिस ये रहेगा इसका क्या सर? रोटेशनल एक्सिस रहेगा इसका, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बॉडी के अंदर लाई कर रहा है, इसको छोड़ दो यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है जब ये बॉडी मूव कर रही है ना, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है। ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है अबाउट दिस गिवन एक्सिस। अब जैसे मान लेते हैं कि इसका एक पार्टिकल है, इसका मास क्या है? इसका एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ठीक है। तो इसकी दूरी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस कितनी हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस कितनी सर? r1 के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगी सर? ये दूरियां हो जाएंगी सर r1 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद जब ये चीज़ मूव करना शुरू करेगी ना, जब ये पूरी बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी, तो इसका हर एक पार्टिकल जो है वो भी तो रोटेट करेगा, इसका हर एक पार्टिकल जो है वो भी तो रोटेट करेगा। तो ये मान लो इस वाली एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर पाथ में ये वाला पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसका मास
मास कितना है सर, इसका मास है अपने पास में m1 के बराबर। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा पूरा क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जो है ना वो मूव करने शुरू कर देंगे। ऐसे ही सर्कुलर पाथ में सारे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास अपन क्या पकड़ते हैं, m2। ठीक है, तो इसकी दूरी अपन लेते हैं फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस एज कितनी सर, इसकी दूरी अपन ले लेते हैं एज r2। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो बॉडी है मूव करना शुरू कर देगी, इसे अपन कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं इसको सर? अपन रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो रोटेशन पे तो अपन लोग बाकायदा पूरा चैप्टर ही डील कर चुके हैं इसके पहले। मेरे ख्याल से आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा क्लियर? यस सर, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपने पास मॉलिक्यूल्स के मोशन अपने को देखने को मिलते हैं। तो रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अब जरा इन सबको अपन कैसे रिलेट करेंगे हीट से, जरा उस पर फोकस करिएगा। तो हीट पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीट पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आपको हीट एनर्जी निकालनी है ना, मतलब जो बेसिकली अपने को थर्मल एनर्जी निकालनी है, तो देखो जब अपने को हीट एनर्जी निकालनी होगी ना, तो यहाँ पे जब भी कोई मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली कौन कौन से मोशन में होंगे? या तो वो होंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो वो होंगे वाइब्रेशनल मोशन में, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, या तो वो होंगे रोटेशनल मोशन में, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो भाई किसी भी तरह के आप मोशन को चेक करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे रहेगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे रहने वाली है सर क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? प्लस कर दीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा मोशन सर? वाइब्रेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, और प्लस कर देंगे अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ऐड कर देंगे अपन क्या? काइनेटिक एनर्जी कौन से मोशन का सर? रोटेशनल मोशन का। काइनेटिक एनर्जी किसका सर? रोटेशनल मोशन का। तो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और उसके बाद में क्या हो जाएगा सर? रोटेशनल मोशन। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है सर? बाकायदा समझ में आ गई है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको डिफाइन करके रखा भी हुआ था। हीट पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। अब ये जो टोटल थर्मल एनर्जी है ना, इसको अपन कैसे निकालते हैं? इट इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की इन तीनों एनर्जीज का समेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू, पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद वाइब्रेशनल मोशन, एंड उसके बाद क्या आता है सर? रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा बाकायदा क्लियर अप हो चुका होगा। ठीक है, पक्का हर एक पॉइंट क्लियर है? यस सर, हर एक पॉइंट बहुत शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, निपटा दें इसको? बिल्कुल सर। In fact, the energy associated with configuration and random motion of the atoms or molecules of the body is called as internal energy of the body। ठीक है, ये random motion की वजह से, configuration की वजह से, orientation की वजह से जो energy आती है इसे कहा जाता है internal energy। लेकिन सबसे ज़्यादा important जो होती है ना, वो होती है इससे पहले डिस्कस करी हुई heat energy या फिर thermal energy। ठीक है, तो kinetic energy of translational motion, kinetic energy of rotational motion, kinetic energy of vibrational motion, तीनों को आप ऐड कर देंगे और हर मॉलिक्यूल के लिए ऐड कर देंगे, तब जाकर के आपको मिल जाती है इवेंचुअली हीट एनर्जी ऑफ दैट एंटायर बॉडी या सेटअप। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इनफैक्ट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ कन्फिगरेशन एंड रैंडम मोशन, एनर्जी एसोसिएटेड विथ कन्फिगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसे कहा जाता है बॉडी की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है?
heat energy is a part of the internal energy which is transferred from one body to the other on account of temperature difference between the two bodies। ठीक है भाई, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पे जो ये बात लिख करके रखी हुई है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर जो ये बात लिख के रखी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हीट जो है ना, वो दरअसल ट्रांसफर हो जाती है किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में। ठीक है, हीट बेसिकली ट्रांसफर हो जाती है किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में, और इस बात का ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दो बॉडीज के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो फिर यहां पर ना टेम्परेचर्स का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेंगे ना, तो इनके बीच में हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा हम हीट को बेसिकली चेक कैसे करते हैं ना, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, अरे बॉडी बहुत गर्म है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर से हम समझ पाते हैं, हमें इंट्यूशन टेम्परेचर से आता है कि अच्छा बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब हीट बहुत कम है, फिर तो अभी बोलते ठंडी बॉडी है। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ। तो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज बॉडी ए, लेट्स सपोज दिस इज बॉडी बी। ठीक है, अब मान लेते हैं इस वाली बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, इस वाली बॉडी का टेम्परेचर अपन मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ ए, इस वाली बॉडी का अपन टेम्परेचर मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि भैया ए वाली बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा है, बी वाली बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो कम है, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे क्या होगा, हीट हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए का टेम्परेचर ज्यादा था, बी का टेम्परेचर कम था, तो यहाँ पे हीट फ्लो कर जाएगा कैसे सर, ए से लेकर के बी तक हीट फ्लो करेगा। ठीक है, यहां पर हीट फ्लो करेगा कैसे सर, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है मेरे ख्याल से। तो हीट हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। तो हीट को अपन क्यू से वैसे भी करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि हीट इज डिनोटेड बाई क्यू। अच्छा, क्लास 12th में क्या होता है ना, क्लास 12th में इसी क्यू को फिर अपन यूज करेंगे चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे हीट फ्लो करेगा फ्रॉम ए वाला बॉडी टू बी वाला बॉडी, बिकॉज ए का टेम्परेचर ज्यादा था और बी का टेम्परेचर जो है सर वो कम था। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो एक बार जरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसमें एक बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर ना एक कप में चाय भरी हुई है और एकदम गर्मा गर्म चाहिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लो ज्यादा ही है, रूम टेम्परेचर तो ज्यादा ही है ना। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जो चाय का जो कप था ना, वो जो चाय थी वो ठंडी होने वाली है। ये चाय और ज्यादा गर्म नहीं होने वाली है समय के साथ। ठीक है, समय बीतेगा तो ये चाय गर्म नहीं होगी, ये चाय ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका हीट बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, अब हीट तो फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर अभी चाय वाले कप का है और लो टेम्परेचर किसका है, नॉर्मल सराउंडिंग का है। ठीक है, तो ये हीट चली जाएगी सराउंडिंग में। आई मेरी बात समझ। लेकिन सराउंडिंग की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है ना, इसका मतलब, सुनना मेरी बात को गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब ये होता है कि उस सिस्टम को मैं कितनी भी अमाउंट की हीट दे दूं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और अगर मैं उस सिस्टम से जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर मैं उस सिस्टम से कितनी भी अमाउंट की हीट निकाल लूं बाहर, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक है, अब तुम ये सोच सकते हो कि सर जो चाय वाला कप था, है ना, उसमें क्या हुआ था सर, उसका टेम्परेचर ज्यादा था लेकिन समय के साथ उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो उसकी हीट बाहर गई, टेम्परेचर कम हो गया। तो मैंने वही तो कहा फिर कि वो जो चाय का कप था ना, उसमें कब मैंने कहा था कि थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, उसकी फाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, अगर उस चीज की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती तब फिर वो ठंडी नहीं होती वो चीज। ठीक है, बिकॉज कितनी भी हीट निकाल लो टेम्परेचर कम नहीं होगा, और कितनी भी हीट दे दो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये तब होता है जब सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, ये वाली बात बाकायदा समझ में आ गई है। ठीक है, निपटाएंगे इसको सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन इस टॉपिक के ऊपर विच इज बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन। क्या है टॉपिक का नाम सर? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि
all solid are found to expand on heating and this is called as thermal expansion. ठीक है, हर सॉलिड जो है ना, हर सॉलिड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है जब उसको अपन हीट करते हैं. हर सॉलिड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है जब हम उसको हीटिंग करते हैं, जब उसकी अपन हीटिंग करते हैं. तो ऑल सॉलिड्स आर फाउंड टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन. इसे क्या कहा जाएगा सर? इसे कहा जाएगा थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है, अगर आपने उसको हीट करा तो क्या वो वैसे का वैसा इंटैक्ट रह जाता है? नहीं सर, वो वैसे का वैसा इंटैक्ट नहीं रहता है. अब देखो क्या होता है, जब सॉलिड को अपन हीट करते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? बढ़ने लगता है. ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ने लगता है, इसका मतलब वो जो पूरी बॉडी है ना, दैट अंडरवेंट एक्सपेंशन. ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अपन कि नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज द बॉडी. ठीक है, मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज द बॉडी. अब इसके अपन बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है, ये बनाया अपन ने एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो ये वाली जो कहानी थी ना, ये थी एट नॉर्मल टेम्परेचर. मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अभी अपन ने हीट वीट करना शुरू करा है. ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको हीट कर दूंगा ना तो बेसिकली क्या हो जाएगा, है तो उसके पास 20 पार्टिकल्स ही, लेकिन पहली बात तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ना एक्सपेंशन आ जाएगा. ठीक है, ये हल्का सा एक्सपैंड हो जाएगी चीज, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि बस एक्सपैंड हो गई ये चीज. ठीक है, अब क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे मैंने इसको हीट दिया ना तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने इसको हीट दिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे दूर दूर एक्सपैंड हो गए हैं. बोलो हाँ कि ना. यहाँ पर भी 20 मॉलिक्यूल्स में लेके चल रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होता है, एट हीटेड टेम्प या एट या आफ्टर हीटिंग लिखते हैं अपन. ठीक है, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद इसका ये हाल था, हीट करने से पहले वो हाल था. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि इसमें एक्सपेंशन आ चुका है. ठीक है, तो ऊपर वाला जो था ना, दिस वाज एट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, ये आ रही है सर एट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन. ये वाली जो आपको चीज नजर आ रही है सर, ये आ रही है एट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आ रहा है आफ्टर एक्सपेंशन. ठीक है, ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये आपको नजर आ रही है आफ्टर एक्सपेंशन. क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात बकायदा समझ में आ चुकी है. ठीक है, पक्का. तो ऑल द सॉलिड्स आर फाउंड टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन. अब थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली अपन 3 तरह के डील करने वाले हैं. पहला होने वाला है क्या? पहला होने वाला है सर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, जब लेंथ बढ़ जाएगा आफ्टर हीटिंग. फिर अपन क्या करेंगे सर, एरिया एक्सपेंशन, जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर हीटिंग. उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे सर, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा आफ्टर हीटिंग. पक्का, ये वाला फंडा पूरा क्लियर. मैं चाहूंगा कि आप पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं. ठीक है, डन 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 चल रहा है पूरा सिस्टम? यस सर, बिल्कुल क्लियर चल रहा है. ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अबाउट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. जो यहाँ पे डायग्राम बना करके रखा है मैंने आप लोग के लिए, वो मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट है. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो लेंथ है ना, वो है टेम्परेचर T नॉट, इस लेंथ को मैंने L नॉट बोल दिया. ठीक है, अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, तो लेंथ बढ़ जाएगी. टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर पहले T नॉट के बराबर था, अब टेम्परेचर हो चुका है T नॉट प्लस डेल्टा T. ठीक है, तो टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा T. तो डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, या डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली बात बकायदा समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो T नॉट पे लेंथ अपने पास कितना था सर, L नॉट के बराबर था, और जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया अपन ने डेल्टा T के अमाउंट से, तो लेंथ भी बढ़ जाएगा कितना सर, डेल्टा L के अमाउंट से. तो डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डेल्टा L इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ. Delta L is the amount of increase in the length of the body. Delta L is the amount of increase in the length of the body. ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है. ठीक है, अब ये सिस्टम तो हो रहा है, अब इसके अंदर कैसे कैसे अपन एक्सप्रेशंस डेवलप करेंगे वो मैं आपको सिखाते हुए चलता हूं. ठीक है, तो चलिए अब जरा यहां पे आते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, तो इसकी जो हेडिंग है बेटा वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन
और टेम्परेचर्स को लेकर के ना अच्छे से मेक श्योर कर लेना अपने आप को, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। करें, शुरुआत करें, ये ऐसा बिल्कुल करते हैं। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मान लेते हैं कि हमारे पास ना इनिशियली अपन एक काम करते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ अपन लेके चलते हैं अभी कितनी सर, एल के बराबर, ठीक है। इसकी लेंथ अपन क्या लेके चलते हैं, एल के बराबर। तो मैं ना इसकी लेंथ को एल से बेटर मैं इसको लिखना चाहूँगा एल टाइम्स T1, ठीक है। ये जो इसकी लेंथ है ना, एल टाइम्स T1 नहीं, एल सबस्क्रिप्ट T1, ठीक है। 2 मिनट ध्यान देना बस। एक सेकेंड बस। तो अपन यहां पे क्या करने वाले हैं सर, ये हो जाएगा लेंथ एट टेम्परेचर T1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये अपने पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब जब टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है, तो अपन इसमें लिख देते हैं कि नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2। क्या लिख देंगे अपन कि नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सर कहां से कहां तक आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर को, फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर को हम लोगों ने बढ़ा दिया है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू द टेम्परेचर T2 तक अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर कहानी कैसे दिखाई देगी आपको, अब जरा गौर करें। जैसे आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको ना एक्सपेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर, एक्सपेंशन देखने को मिलता है अपने को यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन होता है ना, उसको अपन क्या लिखने वाले हैं सर, इस एक्सपेंशन को अपन लिखने वाले हैं LT2, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ये जो आपको यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिलता है, इसको अपन क्या लिखने वाले हैं सर, लेंथ एट टेम्परेचर T2। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे अपन यहाँ पे। देयर इज एब्सोल्युटली एन इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। तो जो इंक्रीज इन द लेंथ है ना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिकली LT2 माइनस बोल देंगे LT1। तो LT2 का मतलब होता है लेंथ एट टेम्परेचर T2, LT1 का मतलब बेसिकली क्या होता है, लेंथ एट टेम्परेचर T1, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंक्रीज इन द लेंथ कितना है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द लेंथ इज डेल्टा L। यहाँ पे इंक्रीज इन द लेंथ मतलब क्या है सर, डेल्टा L, ठीक है, कि लेंथ में कितना चेंज आया। तो अपन कैसे करें, फाइनल लेंथ कितना है, तो लेंथ एट टेम्परेचर T2 माइनस कर देंगे लेंथ एट टेम्परेचर T1, ठीक है। दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ। और दूसरा क्या होता है सर, यहाँ पे ऑब्वियसली आपने इसकी हीटिंग करी है, तो देयर इज एब्सोल्युटली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सारे डिनोशन समझ में आ रहे हैं तुम्हें कि नहीं आ रहे हैं, ये सारे डिनोशन तुम्हें समझ में आ रहे हैं क्या, यस। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T, तो वो कैसे निकलता है, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस कर देंगे क्या सर, इनिशियल टेम्परेचर T1। दिस इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा अपना डन हो चुका है, ठीक है। अब अपन जरा कहानी पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बेसिकली जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, ठीक है, मतलब लेंथ जितनी बढ़ रही है ना, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जरा गौर करना, इंक्रीज इन लेंथ पहली बात तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि भैया ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ठीक है। अब सर इंक्रीज कितना आएगा लेंथ के अंदर, ये ओरिजिनल लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, वो थर्मल एक्सपेंशन मान लो कि 10% का हो रहा है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन मान लो कि 10% का हो रहा है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है सर, कि जैसे मान लीजिए इनिशियल लेंथ अगर किसी चीज की मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। तो अगर किसी चीज की इनिशियल लेंथ 10 मीटर है, अब इसमें थर्मल एक्सपेंशन 10% का हो रहा है, तो अब ये इसकी लेंथ जो है ना, वो बढ़ करके क्या हो जाएगी सर, 11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। तो मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा सर, 1 मीटर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो मानो तुम, जिसमें मान लो कि इनिशियल लेंथ जो है ना सर, वो इनिशियल लेंथ है मान लो 100 मीटर, ठीक है। मान लो इनिशियल लेंथ जो है ना वो 100 मीटर है और डिफरेंट स्केल पे, ठीक है, मतलब इसका स्केल डिफरेंट है। तो अब मोटा मोटी तौर पर बात यह है कि अगर इसका लेंथ इनिशियली 100 मीटर के बराबर था, अब अगर इसमें मैंने ऐसा मान लिया कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, वो हो रहा है 10% का, यहां पर भी हो रहा है, तो भाई 10 मीटर का 10% होता है 1 मीटर, तो यहाँ पे एक्सपेंशन 1 मीटर का है। लेकिन 100 मीटर का जब 10% निकालूंगा तो वो 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ करके कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पर लेंथ जो है वो बढ़ करके हो जाएगी 110 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन कितने का आया सर, 10 मीटर का आया। अब जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही उम्दा बात तुमको बता रहा हूं। देखो
यहां पर देखो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिनेरियो में थर्मल एक्सपेंशन है 10% का ही, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले केस में सिर्फ 1 मीटर का एक्सपेंशन आया और नीचे वाले केस में आगे एक्सपेंशन 10 मीटर का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कितना एक्सपेंशन आएगा, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा, कितना एक्सपेंशन आएगा, वो दरअसल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इनिशियली कितनी लेंथ थी। किस बात पर डिपेंड करता है सर? कि इनिशियली कितनी लेंथ थी। अगर आपकी इनिशियल लेंथ, अगर इस रॉड की इनिशियल लेंथ ही ज्यादा होती है, या जैसे कि यहां पे अगर इनिशियली रॉड की लेंथ ज्यादा होती है तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है। अगर इनिशियली ही रॉड की लेंथ कम है तो फिर एक्सपेंशन भी आपको कम ही देखने को मिलता है। जैसे कि 10 मीटर इसकी लेंथ थी, लेकिन एक्सपेंशन भी 1 मीटर का दिखा। भाई इसमें देखो इसकी इनिशियल लेंथ 100 मीटर थी तो यहां पे एक्सपेंशन भी जोरदार 10 मीटर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो यहां पे लिखा है ना, दिस इज द लेंथ एट टेम्परेचर T1, दिस बिकम्स द लेंथ एट टेम्परेचर T2, दिस इज द लेंथ एट टेम्परेचर T1 एंड दिस बिकम्स द लेंथ एट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो भाई साहब जरा अपन इसको ना अलग कर लेते हैं, अपन जरा इसको ना सर अलग कर लेते हैं। ओके सर, ये वाला सिनेरियो समझ में आ रहा है। ये मैंने एग्जांपल कोट करा आप लोग के सामने, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पहला सबसे शानदार पॉइंट जो आपके सामने पिच किया गया है वो ये है कि इंक्रीमेंट इन द लेंथ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल लेंथ। अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी तो लेंथ में जो चेंजेस हैं, लेंथ में जो इंक्रीज है वो भी ज्यादा होगा। अगर इनिशियल लेंथ ही कम है तो फिर लेंथ में जो चेंजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्का पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अब अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये तुमने नोट कर लिया होगा। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग दरअसल इस शानदार से पॉइंट से होती है कि सर जो इंक्रीज इन द लेंथ है, ठीक है, जो इंक्रीज इन द लेंथ है दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल लेंथ। मैंने बोला इनिशियल लेंथ का मतलब क्या होता है सर? इनिशियल लेंथ का मतलब होता है लेंथ एट टेम्परेचर T1, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहानी आती है कि सर इंक्रीज इन द लेंथ जो है ना, इंक्रीज इन द लेंथ जो है ना सर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये डिपेंड करता है चेंज इन द टेम्परेचर। मैंने बोला बहुत ही उम्दा बात, अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा चेंज करवा दिया, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा चेंज करवा दिया तो लेंथ में भी चेंजेस फिर काफी ज्यादा आने वाले, इंक्रीज लेंथ ज्यादा होने वाला है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला अगर हम इसको अपन कंबाइन करते हुए चले ना, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को क्लब कर दिया तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू, पहली बात इनिशियल लेंथ मतलब लेंथ एट टेम्परेचर T1, और दूसरी बात चेंज इन टेम्परेचर बोले तो डेल्टा टी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा खूबसूरत तरह से क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। अब एक मजे की बात तुम सुनना है, देखो यहां पर और यहां पर जो ये सिंबल बना हुआ है ना, दिस इज बेसिकली यूज फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है ना मजेदार चीज, मैंने इक्वल टू लगा दिया तो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के बाद और इक्वल टू लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेहतरीन चीज यहां पे ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना वो अल्फा होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा जो मैं बनाता हूं ना, मेरा अल्फा भी ऐसे ही बनता है यार, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? अल्फा को बनाने का कोई और डिजाइन भी होता है क्या? तो ये मेरा अल्फा बनता है, ठीक है। ये तो ये जो ऊपर वाले मैंने बना के रखे हैं ना, जो छोटे छोटे हैं, वो है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और ये है मेरा अल्फा। और अल्फा यहाँ पे ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें रिमेन्स एज इट इज, बाकी सारी चीजें रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज द temperature coefficient, alpha is the temperature coefficient of linear thermal expansion. अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? अगर यहां तक का मसला पूरा क्लियर है तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे लेकर के आपको चलने वाले हैं। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर। अब एक काम करो, डेल्टा एल का मतलब क्या होता है सर? डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन द लेंथ। कैसे निकलती है लेंथ में चेंज? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ
was at temperature T2 and the initial length was at temperature T1, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ वाला अपन ने खेल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अल्फा LT1, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे सर, अल्फा, उसके बाद LT1, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था सर डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, दिस इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा सर, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस का T1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलते हैं अपन यहाँ से, LT2 मतलब फाइनल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, LT1 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा LT1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है। तो फाइनल लेंथ तुम्हारे पास में कितनी आ जाएगी, देखो LT1 यहाँ से कॉमन निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो LT1 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया? तो ये अपने पास में आ गया सर फाइनल लेंथ, इतनी सी बात थी। मैं चाहूंगा कि आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी स्क्रीनशॉट लेना ना आप दरअसल यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डेरिवेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए। और उसके बाद फिर आप लेंगे इस कंक्लूसिव स्टेप का स्क्रीनशॉट, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर है सर, ठीक है। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये भी आप लोगों ने नोट करके रख ली है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, एरिया थर्मल एक्सपेंशन, जहां पे एरिया इंक्रीज हो जाता है। पहले एरिया A0 था, उसके बाद फिर आपने क्या करा कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और उसके बाद हीट अप करा, उसके बाद फिर इसका जो टेम्परेचर था बढ़ गया, एरिया जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें अपन कैसे चीजों को डील आउट करेंगे इसको अपन जरा अभी देखना स्टार्ट करते हैं। जल्दी एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अच्छा, एरिया थर्मल एक्सपेंशन से पहले ना हमने जो अभी ये फिगर आउट किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसमें यहाँ पे जो अल्फा होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ अल्फा, अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होगा इसके साथ साथ। देखो मैं ना दरअसल 1 में अपन एक ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, अल्फा डेल्टा 2, ठीक है। अब डेल्टा टी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी थी, तो यूनिटलेस क्वांटिटी में अगर किसी चीज को ऐड करना है तो दैट हैज टू बी यूनिटलेस ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा T2 माइनस T1 हैज टू बी यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अल्फा T2 माइनस T1 हैज टू बी यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो अल्फा, उसके बाद T2 माइनस T1 का मतलब होता है भाई डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और दिस हैज टू बी यूनिटलेस। यस सर, ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर है। जब मैं अल्फा निकालूंगा ना तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मैं अल्फा निकालूंगा अपने पास ये क्या हो जाएगा सर, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी आरामदायक बात है। तो यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पक्का डिनोशन पूरा डन है? यस सर, डिनोशन पूरा डन है। यूनिट भी पूरी डन हो चुकी है, यूनिट भी बकायदा पूरी डन हो चुकी है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आ गए अपन एरियल थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। तो डाल ली जाए इसकी हेडिंग एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। डाल ली जाए इसकी हेडिंग एरियल थर्मल एक्सपेंशन। तो भाई साहब यहाँ पे कहानी में क्या चीजें डेवलप हो रही हैं जरा इस पर फोकस करते हुए चलना, ठीक है। कहानी में क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं ज़रा इस पर फोकस करते हुए चलना। तो जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक गिवन सरफेस एरिया है, ठीक है, और वो गिवन एरिया अपने पास कितना है सर, इसका सरफेस एरिया अपन मान के चल देते हैं चलो एस के बराबर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया अपन कितना मान लेते हैं सर, इसका सरफेस एरिया अपन ने मान के रखा है एस के बराबर, ठीक है। अब इसका अपन ने क्या, इसको अपन ने हीट करना स्टार्ट किया। हीट करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया जो है सर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर, बात बिल्कुल सही है। तो पहले ये यहाँ पर ऐसे हुआ करता था, अब ये बढ़ गया इसका सरफेस एरिया। पहले ये ऐसा हुआ करता था, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। तो ये सरफेस एरिया था एट टेम्परेचर T1, ठीक है। और जब सरफेस एरिया बढ़ गया है ना तो अपने पास क्या हो गया, S एट टेम्परेचर T2 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सर इंक्रीज इन टेम्परेचर तो वही अपने पास में डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1,
इंक्रीज इन टेम्परेचर पे अगर गौर किया जाए तो वो डेल्टा टी है, और जो कि अपने पास में क्या होता है सर, T2 माइनस का क्या होता है सर, T1 होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है सर, इंक्रीज इन एरिया या सरफेस एरिया। तो वो अपन कैसे निकालेंगे भाई, जरा गौर करते हुए चलना। फाइनल सरफेस एरिया माइनस क्या हो जाएगा सर, इनिशियल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2, और माइनस इनिशियल सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया एट टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर, T1, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में वहां पे किया था ना भाई कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन द इनिशियल सरफेस एरिया, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल सरफेस एरिया, मतलब ST1, ठीक है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद इंक्रीज इन सरफेस एरिया दरअसल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस किए हैं, अगर आपने टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस किए हैं तो फिर सरफेस एरिया भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर में कम चेंजेस हैं तो फिर सरफेस एरिया भी कम बढ़ने वाला है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे, जैसे अपन इन चीजों को क्लब करेंगे ना तो क्या समझ में आता है कि इंक्रीज इन द surface area is basically depending upon initial surface area एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही ना अपन ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा करके इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, जिसे अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड दैट इज बीटा। याद रखना, अल्फा कब आया था? जब लीनियर एक्सपेंशन हुआ था, और बीटा कब आता है? जब एरियल एक्सपेंशन होता है, जब सरफेस एरिया में आते हैं चेंजेस, ठीक है। तो बीटा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ST1, और उसके बाद अपने पास में क्या हो जाएगा सर, ये अपने पास में डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या हो जाएगा सर, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन द सरफेस एरिया, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो ये अपन कैसे निकालते हैं? फाइनल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T1, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, T2 माइनस क्या हो जाएगा सर, T1, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T1 प्लस क्या हो जाएगा सर, बीटा सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में T2 माइनस क्या हो जाएगा सर, T1, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T1, अपन यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस ST1, तो कॉमन निकाल चुके तो 1 प्लस बीटा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सर क्या, T2 माइनस T1, ठीक है। 1 प्लस बीटा, इसको अपन जरा एक बार ना अलग तरह का बनाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो ST1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस बीटा और उसके बाद T2 माइनस T1, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यह सर बाकायदा पूरा क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस क्या हो जाएगा सर, T1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपन क्लोज कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट को। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। इट्स ऑल डन डनाडन डन फॉर अस, ठीक है। ये आ गया अपने पास में पूरा फॉर्मूला एकदम डन डनाडन डन फॉर अस। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस बीटा को अपन क्या बोलते हैं, इस बीटा का नाम मैं लिख देता हूं, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर अप हो चुका है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, बीटा की यूनिट क्या होगी उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना सर। एब्सोल्युटली पर डिग्री सेल्सियस ही इसकी भी यूनिट होने वाली है, ठीक है। हो गया? यस सर, बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो इसमें लिख लेना कि यूनिट ऑफ बीटा, यूनिट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो वही होती है पर डिग्री सेल्सियस, या फिर ना आप इसको पर केल्विन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो पर डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, या तो पर केल्विन कह लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? यस सर, बिल्कुल नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद का फंडा क्या है सर, यहाँ पे आता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जहां पे वॉल्यूम में आने वाले हैं चेंजेस। देख लो भाई, इनिशियली वॉल्यूम कितना V0 है, टेम्परेचर कितना है T0 है, इसको अपन ने हीट करा तो उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, V0 प्लस डेल्टा V हो गया, और टेम्परेचर भी इसका
बढ़ गया है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको पूरा करके, अब जरा आते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यस सर, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। चलिए पूरा फोकस यहां देते हुए, पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं कहानी में सर। तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है, जरा इस पे गौर करते हुए चलना। जैसे मान लो अपन बनाते हैं, पहले तो एक क्यूब सी बॉडी बनाता हूं, क्यूट सी नहीं, क्यूब सी बॉडी, ठीक है, यस सर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि चलो ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे क्लोज करा, इसको अपन ने यहाँ पे क्लोज करा, इसको अपन ने यहाँ पे, इसको अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T1, ठीक है। इसका जो ये वॉल्यूम था ना, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर, T1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें होगा एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें होगा थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे थर्मल एक्सपेंशन होगा तो इसका ये साइड बढ़ जाएगा, इसका ये वाला साइड भी जो है ना सर वो बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ तक का फंडा क्लियर है। तो बेसिकली अब इसका ये पूरा साइड बढ़ चुका है, पूरे वॉल्यूम में आ गया है सर क्या, एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर इसके पूरे वॉल्यूम में क्या आ गया है सर, एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। चलिए अब ज़रा गौर करते हुए चलना है भाई यहाँ पे, अब ज़रा गौर करते हुए चलना है इसमें, यहाँ पे अच्छे से हटा दो इसको। इनिशियली यहाँ पे था ना भाई, ये तो इनिशियली था ना आज यहाँ पे, ओके। आ रही है पूरी कलाकारी समझ में आ रही है क्या, यस सर। भाई डायग्राम्स अगर क्लियर बनते हैं ना तो परसेप्शन क्लियर आता है, अगर डायग्राम्स नहीं क्लियर चल रहे हैं तो फिर परसेप्शन उतना क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए सर, तो अपने पास इनिशियल वॉल्यूम था। अब जैसे इसमें अपन ने थर्मल एक्सपेंशन देखा तो इसका वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो गया, नाउ इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एब्सोल्युटली सर डेल्टा T ओनली। कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप कहते हैं सर डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी का मतलब क्या होता है सर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर T2, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर सर T1, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर, यस सर पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यस सर वॉल्यूम भी तो बढ़ गया भाई, एक्सपेंशन जब हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी जो है फैल जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यार फाइनल वॉल्यूम क्या होता है सर, फाइनल वॉल्यूम था जो मैंने व्हाइट कलर से लिख के रखा है, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, माइनस इनिशियल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है दैट इज नथिंग बट द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर दिमाग में, ये वाला मसला सर पूरा क्लियर है दिमाग में, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं अपन यहाँ पे। तो वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था। इनिशियल वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड करता है मैं आपको बता चुका था। अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा ना तो आप एक्सपेंशन भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इनिशियल वॉल्यूम ही कम रहा होगा तो फिर एक्सपेंशन भी फिर वहां पे कम ही आना है, ठीक है। इसलिए एक्सपेंशन कितना होगा दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पैरामीटर्स एज वेल, ठीक है। तो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद ये है कि एक्सपेंशन कितना आएगा, ये दरअसल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर। बोलो हाँ कि ना, यस सर, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लब करूंगा ना तो मुझे क्या बात समझ में आती है कि डेल्टा वी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम VT1, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी हो जाएगा। क्या आप लोग का फंडा यहां तक का क्लियर है, बकायदा क्लियर है सर, ठीक है। चलिए तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करना, जैसे अपन लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू तो फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, जिसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा इटसेल्फ, ठीक है। तो गामा आ जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम एट इनिशियल टेम्परेचर T2 आ जाए, T1 आ जाएगा, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस क्या हो जाएगा सर, T1, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जो यहाँ पे गामा नामक वस्तु आ रही है, जरा गौर करना इस बात बच्चे से, यहाँ पे जो गामा नामक वस्तु आ रही है ना, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन,
इसे कहते हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ से भाई, डेल्टा वी को अपन खोल देते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल का वॉल्यूम। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? सर फाइनल वॉल्यूम मतलब होता है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1। उसके बाद गामा, उसके बाद क्या है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1, उसके बाद क्या है सर T2 है, उसके बाद क्या है सर माइनस का T1 है। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो VT2 इज इक्वल्स टू VT1 प्लस गामा VT1, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर T2 माइनस T1। अब एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात अच्छे से। तो फाइनल वॉल्यूम VT2 इज इक्वल्स टू VT1 कॉमन निकाल लें अपन यहाँ से। यस सर, वॉल्यूम एट टेम्परेचर इनिशियल T1 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 1 प्लस, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, 1 प्लस गामा, और ये अपने पास VT1 कॉमन आ चुका है तो T2 माइनस T1 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है सर यहाँ पे आ रहा है सर T2 माइनस T1, और इसको अपन ने कर दिया क्लोज, और ये रहेगा तुम्हारे पास में अल्टीमेट फॉर्मूला। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या सर, अल्टीमेट फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई? अच्छा, पहली बात तो ये इसकी मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो गामा है ना, इसकी यूनिट क्या रहेगी? तो इसकी यूनिट वही रहती है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। ठीक है, किसकी? गामा की यूनिट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस सर, डन 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 डन, ये निपट चुका है बेटा, पूरा हो चुका है सर कार्यक्रम। अब आते हैं यहाँ पे अगले वाले केस के ऊपर, जहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, याद रखना अल्फा क्या आ गया था अपने पास में? अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा था कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक बात समझते हुए चलना, जैसे अल्फा की बात करें, अल्फा का मतलब क्या? लेंथ वाला केस था। तो लेंथ में इनिशियली लेंथ कितनी थी सर? L के बराबर। उसके बाद लेंथ कितनी बढ़ गई सर? डेल्टा L के बराबर बढ़ गई। तो ये अपने पास में क्या होने वाला है सर? फाइनल लेंथ। बोलो हाँ कि ना? इसको नोट डाउन कर लो पहली फुर्सत में। ठीक है, उसके बाद जब अपन एरिया की बात करेंगे तो इनिशियली सरफेस एरिया वॉज कितना सर? एस के बराबर। उसके बाद जब एरिया बढ़ गया, डेल्टा एस से बढ़ गया, तो ये एस प्लस डेल्टा एस बिकम्स द फाइनल एरिया। दिस एस प्लस डेल्टा एस बिकम्स द फाइनल एरिया। ठीक है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? भाई कॉपी किताब लेके बैठा करो, इसको तुरंत से पहले नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर। हो गया? ठीक है सर, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। एरिया बेसिकली अपन कैसे निकालते हैं? अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है ना, तो एरिया बेसिकली क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एक तरह से अगर मैं कहूं तो कन्फिगरेशन वाइज लेंथ का स्क्वायर इसे कहा जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया? तो एस प्लस डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लेंथ? तो L प्लस डेल्टा L इज द लेंथ, और इसका फिर अपन कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? बकायदा पूरा क्लियर है। ठीक है, नाउ अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। S प्लस डेल्टा एक्स तक कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर? b का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सर? 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर? 2a, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? b हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा गौर करते हुए चलना कि एक्सपेंशन कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, माइन्यूट सा एक्सपेंशन था। तो डेल्टा L इज अ स्मॉल क्वांटिटी, सिंस डेल्टा L इज स्मॉल, डेल्टा L छोटा है, तो देयरफॉर डेल्टा L का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। तो फिर अगर डेल्टा L की वैल्यू छोटी है ना, तो फिर डेल्टा L का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। तो यहाँ पे डेल्टा L का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा। अब जरा एक काम करो, जब ये चीज पूरी गायब हो जाएगी, दिस डेल्टा L का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। निपटा दें उसको। अब देख क्या होता है, S की जरा बात करते हैं। S का मतलब क्या होगा अपने पास में सर? सरफेस टेंशन। ठीक है, सॉरी, S का मतलब होगा सरफेस एरिया, नॉट सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया। ठीक है, अब डेल्टा S का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या आया था ना सर? बीटा S डेल्टा T। आया कुछ याद? यस सर, आ रही है कुछ कुछ चीजें याद। ठीक है, अभी करा है थोड़ी देर पहले, है ना। अब L का स्क्वायर, उसके बाद ट्वाइस ऑफ L, उसके बाद डेल्टा L क्या होता है सर? तो डेल्टा L होता है अपने पास में अल्फा L डेल्टा T। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे L का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है। अब एक काम करो,
सरफेस एरिया यहां से कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एल का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब एक काम जरा सुनते हुए चलना, एल का स्क्वायर क्या होगा सर लेंथ का स्क्वायर वैसे भी सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो एस और एल का स्क्वायर जो है वो पहली फुर्सत में कट जाएंगे। जब ये निपट गया इसके बाद क्या बचने वाला है जरा उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचने वाला है सर, देखें 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अपने पास 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। 1 से 1 निपट जाएगा तो बीटा ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी भी गायब हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। बस ये रहेगा अपने पास में बहुत ही जानदार शानदार सा रिलेशन, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो आपसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन है बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अंतिम स्लाइड के ऊपर। हो गया पूरा क्लियर? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अल्फा बेसिकली क्या होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप वॉल्यूम और लेंथ में रिलेशन निकालना चाहेंगे तो बेसिकली वॉल्यूम जो होता है ना सर वो होता है लेंथ का क्यूब, ठीक है। देखो एल इंटू बी इंटू एच तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मैं कन्फिग्रेशन वाइज लेके चलूं, डायमेंशन वाइज लेके चलूं तो लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ ही है, हाइट भी एक तरह की लेंथ ही है। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है सर, लेंथ का क्यूब आने वाला है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब जरा गौर करना कि फाइनली लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो लेंथ पहले कितना था सर, एल के बराबर, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन के बाद डेल्टा एल बढ़ गया तो फाइनली लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। एंड दिस एल प्लस डेल्टा एल इज नथिंग बट द फाइनल लेंथ, ठीक है। दिस एल प्लस डेल्टा एल इज नथिंग बट द फाइनल लेंथ, ठीक है। उसी हिसाब से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी। उसी हिसाब से फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, v प्लस डेल्टा वी के बराबर का वॉल्यूम हो जाएगा। और इसको अपन क्या कह देंगे सर, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे सर, इसको अपन कह देंगे फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बकायदा क्लियर है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब। अब इसी पे अपन काम करना स्टार्ट करेंगे। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए तो अब रिलेशन निकालते हैं बिटवीन अल्फा एंड गामा। डाल दें इसकी हेडिंग अपन जरा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ठीक है। अब अपन रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ठीक है। चलो भाई कहानी को देते हैं शुरुआत। तो जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है सर लेंथ का क्यूब। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है सर क्या, लेंथ का क्यूब होता है। वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा सर, v प्लस डेल्टा वी, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन करेंगे क्या सर, लेंथ का क्यूब करेंगे। तो इनिशियली लेंथ कितना था एल, उसके बाद लेंथ कितना बढ़ गया, डेल्टा एल के अमाउंट से बढ़ गया, इसका हो जाएगा क्यूब। बोलो हाँ कि ना, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, v प्लस डेल्टा वी रहने दो इज इक्वल्स टू, भाई साहब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी और प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर a और डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। नाउ अब एक बात समझते हुए चलिएगा, जैसे कि एक्सपेंशन जो है ना वो छोटा होता है, तो डेल्टा एल इज स्मॉल। जो लेंथ में एक्सपेंशन आ रहा है वो काफी छोटा आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू छोटी है। अगर एक्सपेंशन छोटा है ना तो फिर डेल्टा एल का स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा और डेल्टा एल का क्यूब तो फिर बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो आप इन दोनों को नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किन दोनों को नलीफाई कर सकते हैं सर, यहाँ पे अगर डेल्टा एल छोटा है तो फिर डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एल का क्यूब बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ? यस सर, ये वाली बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर, नाउ डेल्टा एल इज स्मॉल, तो देयरफॉर डेल्टा एल का स्क्वायर एंड डेल्टा एल का क्यूब
कैन बी ओमिटेड या फिर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो डेल्टा एल का स्क्वायर और डेल्टा एल का क्यूब इसको अपन ओमिट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो v प्लस डेल्टा v अपने पास में, इसके बाद क्या बचने वाला है भाई, लपेटो इन दोनों चीजों को। तो l का क्यूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3l का स्क्वायर करो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लपेट दो यहाँ पे डेल्टा l को। अब डेल्टा l अपन निकाल चुके हैं इसी डेरिवेशन के अंदर, पहले इसके पहले। तो अल्फा l डेल्टा t, क्या बात है, शानदार, गजब, ठीक है। तो v प्लस क्या हो जाएगा सर, डेल्टा v इज इक्वल्स टू l क्यूब, यहां पे क्या आ जाएगा सर, थ्राइस ऑफ अल्फा इंटू एल क्यूब इंटू डेल्टा टी। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम को अपन छोड़ देते हैं। अब डेल्टा वी यहां पे क्या हो जाएगा सर, तो डेल्टा वी गामा वी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एल क्यूब, यहां से कॉमन निकाल लो एल क्यूब, ठीक है। तो 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या बोला मैंने, यहां से आप एल क्यूब को कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 1 प्लस थ्राइस अल्फा डेल्टा टी, इतनी सी बात हो चुकी है। अब एक काम कर, यहां से v भी कॉमन निकाल ले। जैसे v कॉमन निकालेंगे ना, तो 1 प्लस गामा डेल्टा t इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना आ जाएगा सर, l का क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा t तक की कहानी जो है वो तो पहुंचने वाली है। अब बस एक काम करना है आपको, यहां पे आप समझते हुए चलेगा, वॉल्यूम जो होता है ना सर, वो एल क्यूब के बराबर होता है। काटा पीटी मचा दो, निपट गया, ठीक है। काटा पीटी मचा दो, निपट गया। इसके बाद जो बचने वाला है वो तुम्हारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा सर 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टी इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टी, ठीक है। 1 से 1 की हल्दी मेहंदी हो चुकी है। तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी की हल्दी मेहंदी हो चुकी है। तो गामा इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ अल्फा। भाई साहब बीटा इज इक्वल्स टू आया था ट्वाइस ऑफ बीटा, और गामा इज इक्वल्स टू आ गया थ्राइस ऑफ अल्फा, ठीक है। ओके सर, ये वाला फंडा हो चुका है पूरा, डन 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 डन, क्लियर। तो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। चले, अब इसका रिलेशन जो आना था वो आ चुका है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले, तो थर्मल एक्सपेंशन में इसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन भी मिल चुका है। उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरह से क्लियर कर दी आप लोग के लिए, और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा जब भी कोई वीडियो रिलीज होता है ना, तो जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं, उनको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, और उसके बाद वीडियोस पे काम किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है, और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।